हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या सूर्यकांत को हुआ अपनी गलती का एहसास। नीता बहुत ही खूबसूरत 22 साल की लड़की थी जो उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। उसके घर में उसकी शादी की बात चल रही थी जिसे सुन वो बेहद ही उदास थी। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता सूर्यकांत से कहा, पापा, मैं फैजल से बेइंतहा प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ही शादी करूंगी। कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। नीता ने पहले कभी इन 2 सालों में अपने पिता से सर उठाकर और आंख मिलाकर बात तक नहीं की थी। 22 सालों में ना ही उसके पिता ने उसे पिता का प्रेम दिया था। इसलिए नीता ने कहा, आपने कभी मुझे पिता का प्रेम नहीं दिया तो अब किस हक से मेरे जीवन का आप फैसला ले रहे हैं? और मेरा कसूर बस यही था कि मैं एक लड़की हूँ। ये मेरी जिंदगी है। अब आप क्यों मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हैं? क्या सही क्या गलत मैं जानती हूँ और मुझे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अपनी बेटी नीता की बात सुन सूर्यकांत हैरान सा था। सूर्यकांत को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस लड़की ने 2 सालों में उसके सामने अपनी जुबान तक नहीं खोली और आज वो हिम्मत कर इतनी बातें कह रही है। नीता को अपने पिता से इस तरह बात करते देख उसकी माँ वृंदा भी हैरान थी। वृंदा ने भी बेटी का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। यदि बाजार से एक कपड़ा भी खरीदना हो तो नीता अपने पिता से पूछने में घबराती थी। अपनी माँ के पास आकर माँ से कहती थी, आप पिता से बात करें। और आज अचानक क्यों तेवर ही बदल से गए। और तो और लड़का मुस्लिम है, उससे शादी करना चाहती है। हिंदू होते हुए उसे मुसलमान से शादी करनी है। मन ही मन वृंदा सोचने लगी, नीता की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वृंदा आज तक कभी भी अपने पति सूर्यकांत से इस तरह खुलकर बात तक ना कर सकी। शादी को 35 साल हो गए थे पर वृंदा को घर के मामलों में बोलने का हक नहीं था क्योंकि सूर्यकांत छोटी सोच वाला इंसान था। उसका मानना था औरत को आजादी देने का मतलब है उसे सर पर बैठाना और औरत सर पर नहीं पैर की जूती बनकर रहना चाहिए। वृंदा के मायके में सभी की सोच बहुत ही अच्छी थी। वृंदा के पिता ने उसे बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके पिता को अपनी बेटियों पर फक्र था, खासकर वृंदा पर। उसके पिता वृंदा की सारी बातें मानते, उसे सराखों पर बैठा कर रखते। वृंदा ने बीए करने की इच्छा जताई। उन्होंने उसकी यह इच्छा भी पूरी की पर वृंदा के पिता ने उसकी शादी के मामले में गलत फैसला ले लिया। सूर्यकांत की शानो शौकत को देख उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। वृंदा के ससुराल वाले बहुत ही संपन्न लोग थे। शादी के दूसरे ही दिन वृंदा को एक झटका सा लगा। उसकी सास ने जब उसे कहा, घर के सब मर्द जब खाना खा ले तभी औरतों को खाना चाहिए। पति पत्नी एक पलंग पर एक साथ नहीं बैठ सकते और भी न जाने क्या क्या। जब वृंदा ने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उसके ससुर जी ने कहा, औरतें घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती है। तुम्हारा काम रसोई में खाना पकाना है और बच्चे पैदा कर उनकी परवरिश करना, समझी? ससुर जी की बातें सुन वृंदा को बहुत ही बुरा लगा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि उसके पति की सोच भी कुछ ऐसी ही है। वृंदा ससुराल वालों की सोच जान गई थी कि वे औरत को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। बेचारी वृंदा क्या करती, चुपचाप सब सहन करती रही और उसी सांचे में उसने अपने आप को ढाल लिया। वृंदा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको ये बात पता चली तो सब भी बेहद खुश थे। पर सूर्यकांत ने साफ शब्दों में वृंदा से कहा, यदि लड़की पैदा हुई तो तू उसे मायके में ही छोड़ाना, यहाँ लाने की उसे जरूरत नहीं है। मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए। ये सुन वृंदा सन्नी सी रह गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई पिता अपनी अजन्मी संतान के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकता है। वृंदा ने एक लड़के को जन्म दिया। घर में उसका मान सम्मान और बढ़ गया। इसकी वजह यह थी कि उसकी दोनों जेठानियों को पहली संतान लड़की ही हुई थी जिन्हें वे मायके में छोड़ आई थी।
वृंदा के ससुर जी ने उसे बहुत ही कीमती गहने तोहफे में दिए। उसके 1.5 साल बाद फिर से वृंदा ने दूसरे लड़के को जन्म दिया तो सूर्यकांत खुशी से फूला नहीं समाया। वृंदा के बेटे मानव और दीप को पिता और दादा के लाड़ प्यार ने बहुत ही बिगाड़ दिया था। यदि वृंदा इस मामले में कुछ कहती तो उसे चुप करवा दिया जाता। सूर्यकांत कहता, मेरे बेटों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत सब है, आगे चलकर कुछ भी कर लेंगे। बेचारी वृंदा लाचार सी सब देखती रहती। वृंदा फिर से गर्भवती हुई। सूर्यकांत को लगा था इस बार भी लड़का ही होगा, पर वृंदा ने लड़की को जन्म दिया। उसका नाम नीता रखा। वृंदा अपनी फूल सी बच्ची को गोद में ले सोचने लगी, बेटी पैदा होने की खुशी मनाए या उससे बिछड़ने का गम। सूर्यकांत को जैसे ही पता चला कि बेटी हुई है तो वो ना तो बेटी को देखने आया और ना ही हालचाल पूछे, बस फरमान सुना दिया कि लड़की को मायके में ही छोड़कर आना, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मायके वाले उसे नहीं रखना चाहते तो उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। वृंदा का दिल गम में डूब सा गया। भारी मन से दिल पर पत्थर रख अपनी बेटी को अपनी छोटी बहन को सौंप दिया। उसकी छोटी बहन ने खुशी खुशी उस बच्ची को अपना लिया, उसकी परवरिश की और उसका नाम था नीता। वृंदा के बेटे दीप और मानव दिन पे दिन बदतमीज और बदचलन बनते जा रहे थे। मानव 11वीं में फेल हो गया और इधर उधर अपने आवारा दोस्तों के साथ सारा दिन घूमता रहता, और दीप भी 10वीं धक्के मार मार कर पास हुआ। आगे वो पढ़ना नहीं चाहता था। लाख कोशिशों के बावजूद भी बेचारी वृंदा अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। समय बीता, दीप और मानव और बिगड़ते गए। दोनों गैर कानूनी काम करने लगे, जिस वजह से उन्हें 2 बार जेल भी हुई। घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होने लगी। सूर्यकांत के पिता के देहांत के बाद उसके दोनों भाई कारोबार अलग कर रहने लगे। नीता हमेशा क्लास में पहले नंबर पर आती, उसे अच्छे संस्कार भी मिले। यह सुन इतने दुख में भी वृंदा नीता के बारे में सोच खुश हो जाती थी कि बच्ची का भविष्य संवर गया। एक रात वृंदा की छोटी बहन को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। उसके पति ने सोचा, एक 20 साल की लड़की को बिना मां के कैसे पालेगा। इस वजह से नीता को उन्होंने उसके माँ बाप के पास भेजने का फैसला किया। उस समय नीता फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। नीता अपने माता पिता के घर आ गई। सूर्यकांत को नीता के पढ़ने से ऐतराज था, पर वृंदा ने जैसे तैसे उसे मना लिया। बहुत सोचने के बाद सूर्यकांत ने नीता को पढ़ने की इजाजत दे दी। नीता 20 साल में पहली बार अपने जन्म देने वाले माता पिता से मिल रही थी। दूसरा, वो जिस माहौल में पली बड़ी थी वहां पूरी आजादी थी। औरतों को मान सम्मान भी दिया जाता था। वृंदा भी अपनी बेटी नीता से दूर ही रहती। वो सूर्यकांत को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि जल्द से जल्द नीता की पढ़ाई पूरी हो और वो उसके हाथ पीले कर दे। सूर्यकांत के देखा देखी दोनों बेटे भी औरतों की इज्जत नहीं करते थे। मानव और दीप दोनों मिलकर नीता को हर समय नीचा दिखाते। बचपन से लाड़ प्यार में पली नीता को इस माहौल में घुटन सी होने लगी थी। उसे अफसोस था कि उसकी माँ ने भी उसे माँ का प्यार नहीं दिया। एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात फैजल से हुई थी। पार्टी में सभी ने नीता को गाना गाने को कहा। नीता बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। वहां फैजल ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिल गाना गाया। दोनों में बातें हुई और मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के ले लिए। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। फैजल की आवाज में जादू सा था। उसका बात करने का सलीका और अंदाज नीता को बेहद ही पसंद आया। कई बार दोनों मिले भी। फैजल बहुत ही अच्छे खानदान से था। उसे जरा भी घमंड नहीं था। फैजल ने बताया कि उसके पिता की बहुत बड़ी और मशहूर कपड़े की दुकान है। उसकी माँ घर में बुटीक चलाती है और वो और उसका बड़ा भाई दोनों मिल पिता का कारोबार संभालते हैं, और एक छोटी बहन है जो कॉलेज में पढ़ रही है। नीता अपने परिवार के बारे में क्या कहे कि पैदा होते ही उन्होंने उसे छोड़ दिया, इसलिए चुप ही रही। एक दिन फैजल ने नीता से कहा,
मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? ये सुन नीता को एक झटका सा लगा। नीता भी मन ही मन फैजल को चाहती थी, पर दोनों की कास्ट अलग है, इसलिए शादी कैसे हो सकती है? फैजल ने कहा, मैं जानता हूँ हमारा मजहब अलग अलग है, पर उससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। सोच समझकर फैसला लो, जल्दबाजी नहीं है। नीता मन ही मन फैजल को चाहती थी, पर डर रही थी उसके पिता सूर्यकांत कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। पर अगले ही पल सोचा, यदि उसके पिता ने उसकी शादी करवाई तो वे ऐसे परिवार में करेंगे जहां औरत को इंसान नहीं मानते, जहां उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता, उसकी मर्जी उससे पूछी तक नहीं जाएगी कि लड़का उसे पसंद है भी या नहीं, बस निर्णय सुना दिया जाएगा। उसने फैजल से अपने मन की बात कह दी। फैजल जैसा जीवन साथी नीता को ढूंढने पर भी नहीं मिलता। एक दिन फैजल नीता को अपने घर ले गया। फैजल की कार एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। नीता को देख फैजल की अम्मी ने कहा, मेरी होने वाली बहू, तुम्हारा स्वागत है। फैजल ने अपनी मम्मी का परिचय करवाया और फिर फैजल ने कहा, ये मेरी भाभी जान है और ये छोटी लड़की मेरी बहन शबाना है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। नीता ने अपने संस्कारों के अनुरूप फैजल की अम्मी के पैर छुए तो अम्मी ने उसे कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, और उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने नीता को अपने पास बैठने को कहा। शबाना ने कहा, मेरी छोटी भाभी, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? लीजिए ठंडा शरबत पीजिए और आराम से बैठिए। तभी फैजल की भाभी नूर कुछ मिठाई और फल ले आई और बोली, देवरानी जी, ये खाइए। तभी फैजल के बड़े भाई और पापा भी आ गए। फैजल ने नीता का उनसे परिचय करवाया। फैजल ने पिता से कहा, अब्बू, आपको मैंने कहा था ना, मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूँ, यही है वो लड़की, नीता। ये सुन फैजल के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने नीता को आशीर्वाद दिया। फैजल और उसके पिता की बातें सुनकर नीता को लगा ही नहीं कि वे दोनों बाप बेटे हों। ऐसा लगा जैसे दोस्त हों। फिर फैजल ने अपने बड़े भाई से मिलवाया। उन्होंने भी बहुत अच्छे से नीता से बातें की। फैजल के परिवार से मिलने के बाद नीता ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, वो शादी तो फैजल से ही करेगी। अपने पिता सूर्यकांत से हिम्मत जुटा के उसने अपने दिल की बात कह दी थी और साथ ही साथ ये भी कहा, यदि आपने कोई दखल अंदाजी की तो मैं कानून का सहारा भी लूंगी, पर शादी तो फैजल से ही करूंगी। नीता की बातें सुनकर सूर्यकांत बौखला सा गया और बोला, तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हारी शादी के बाद कोई भी समस्या हुई तो मायके में कदम मत रखना और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे और तुम अब हमारे लिए मर चुकी हो। सूर्यकांत ने एक पिता की भांति नहीं, एक दुश्मन की भांति अपनी बेटी नीता से व्यवहार किया। नीता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर फैजल से शादी कर ली। नीता ने शादी के पहले फैजल से कहा, यह मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला है। यदि कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास छत भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तब फैजल ने नीता का हाथ थम कहा, तुम्हें मेरे घर में बहुत ही प्यार और मान सम्मान मिलेगा। तुम्हें कभी भी मायके की कमी तक नहीं खलेगी और न ही याद आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। नीता को लगा था कि फैजल के घर वाले उनके तौर तरीकों से शादी करेंगे, पर शादी के 3 दिन पहले ही फैजल के अम्मी अब्बू ने कहा, शादी हम दोनों तौर तरीकों से करेंगे, क्योंकि सब मजहब एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, और आज से तुम्हारे सारे त्योहार हमारे और हमारे सारे त्योहार तुम्हारे। हम तुम पर कभी ऐसा मत करो यह कहकर दबाव नहीं डालेंगे। ये सुन नीता बेहद ही खुश हुई कि उसके ससुराल वाले उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई। नीता के घर से शादी में कोई नहीं आया। शादी के बाद नीता को घर का माहौल बहुत पसंद आया। घर के कोने कोने में प्यार था, किसी से कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था, सब मिलकर रहते थे। सास ने नीता को मां समान प्यार दिया। वे अपनी दोनों बहुओं को बेटी ही मानती थी।
फैजल की अम्मी घर से ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उन्होंने घर के बाहर की तरफ एक बुटीक भी खोल रखा था। नीता ने भी फैशन डिजाइनिंग किया हुआ था। वो भी फैजल की अम्मी के साथ काम संभालने लगी। एक दिन दोनों सास बहू बुटीक में बैठ काम कर रही थी कि तभी बहुत ही बड़ा सा पत्थर कांच को तोड़ता हुआ फैजल की अम्मी के सर पर जा लगा। उसके बाद उन पर और भी पत्थर फेंके गए। नीता बाहर की तरफ भागी। उसने देखा पत्थर फेंकने वाले और कोई नहीं, उसके दोनों भाई दीप और मानव है। नीता को देख गाली देने लगे और फिर भाग गए। नीता हैरान सी थी। तब उसने अपनी सास की दर्द से कराहने की आवाज सुनी। उस दिन फैजल, उसके भाई भाभी किसी रिश्तेदार की निगाह में शहर से बाहर गए हुए थे। सिर्फ नीता के ससुर जी हैदर ही घर में थे। नीता और वे दोनों नीता की सास रुखसार बेगम को अस्पताल ले गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ गया था, पर कुछ देर बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। नीता अपने भाइयों की इस हरकत से बहुत ही शर्मिंदा थी। रुखसार घर आकर आराम कर रही थी। नीता अपने कमरे में बेहद ही उदास सी बैठी थी। उसने देखा उसके ससुर जी बेहद ही बेचैन हैं और बाहर गार्डन में टहल रहे हैं। तब नीता उनके पास गई और बोली, अब्बू, ये सब मेरे दोनों भाइयों ने किया है। उन्हीं की वजह से आज अम्मी की यह हालत है। मैं चाहती हूँ उन्होंने जो गलत किया है उसे उसकी सजा मिले। मैं कल सुबह ही पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। हैदर ने कहा, जाओ बहू, अभी तुम आराम करो, ये सब मत सोचो। हम कल एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। नीता ने कहा, पर अब्बू, बात को बीच में ही काटते हुए हैदर ने कहा, हमें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, इससे रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। नीता ने कहा, मेरा आपसे निवेदन है अब्बू, आप मेरे भाइयों को माफ ना करें। उन्होंने जो किया वो सही नहीं है, इससे उनकी हिमाकत और भी बढ़ जाएगी, इसलिए पुलिस के पास चलते हैं। हैदर ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ बहू, पर हम सब एक परिवार हैं। यदि हम जल्दबाजी में पुलिस के पास गए तो हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी, इसलिए हमें धैर्य से काम लेना होगा और उन दोनों को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उस रात ससुर जी के साथ बात कर उनकी सोच जान नीता के मन में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। अपने पिता सूर्यकांत की हरकतों को याद कर उसकी आंख भर आई। 2 दिन बाद नीता बेहोश हो गई। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि नीता मां बनने वाली है। सब बेहद ही खुश हुए। फैजल के घर वालों ने नीता को पलकों पर बैठा लिया। उसकी हर फरमाइश पूरी होती, खास पकवान बनाए जाते। सबका प्यार देख नीता की आंखें भर आती। एक दिन अचानक से नीता की सास रुखसाना बेगम की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 6 लाख का खर्च आएगा। ये सब सुन सब उदास हो गए। शादी के इतने सालों में पत्नी को इस हाल में देखा था पहली बार। हैदर की आंख भर आई। हैदर के पास इस समय इतने रुपए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक नया घर और 2 दुकान कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। घर में सबको रुपयों को लेकर चिंता होने लगी। तभी नीता ने कहा, अब्बू, मेरे पास 11 लाख रुपए हैं। आप में से किसी ने कभी हमारी बुटीक की कमाई मांगी ही नहीं। अम्मी और मैंने सब रुपया जमा करके रखा था। नीता घर जाकर रुपये ले आई। रुखसाना का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। 2 दिन बाद नीता और हैदर दोनों रुखसाना के पास बैठ बातें कर रहे थे। तभी नीता के फोन की घंटी बजी। उसने देखा उसकी माँ का फोन है। शादी को 1.5 साल होने आ गया था। नीता को हैरानी हुई, आज उसकी माँ को उसकी याद कैसे आ गई। नीता ने फोन उठाया तो उसकी माँ वृंदा ने कहा, बेटी, और कैसी हो तुम? तुम तो शादी के बाद भूल ही गई हमें। नीता ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी वृंदा ने कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। बात यह है कि तेरे दोनों भाइयों को पुलिस पकड़कर ले गई है। उनका किसी से झगड़ा हो गया था, इसलिए उनकी जमानत के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। घर के हालात ठीक नहीं है, कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? तू मदद कर देती तो। यह सुन नीता को गुस्सा आया। माँ को मेरी याद इसलिए आई कि उनके बेटे जेल में हैं,
वो उन आवारा बेटों के लिए मुझसे मदद मांग रही है। नीता ने गुस्से से कहा, आखिर किस हक से आप मुझसे रुपए मांग रही हैं माँ? आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं और ना ही उन्होंने बहन, हमेशा मुझे दर्द ही दिया। आपको मदद मांगते शर्म नहीं आई? नीता ने फोन काट दिया, पर हैदर ने सब सुन लिया था। 6 दिन बाद नीता की सास घर आ गई। दोनों बहुएं उनकी सेवा में लग गई। पर उसी के अगले दिन नीता की माँ वृंदा ने फिर नीता को मदद के लिए कॉल किया। नीता ने वृंदा को खरी खोटी सुनाकर फोन रख दिया। हैदर ने फिर नीता और उसकी माँ की बातें सुन ली थी। उसी दिन शाम को हैदर तैयार हो नीता के पास आया और बोला, बहू, वो 11 लाख में से 5 लाख अब भी तुम्हारे पास रखे हुए हैं, जरा मुझे दे सकती हो? नीता ने बिना कुछ सवाल पूछे वो रुपए हैदर को दे दिए। हैदर ने नीता से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। नीता को लगा दुकान जा रहे हैं। नीता को हैरानी हुई जब कार उसके घर के सामने जाकर रुकी। नीता ने हैदर को हैरानी से देखा तो हैदर ने कहा, बहू, तुम्हारे भाई अब तक जेल में हैं, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। नीता ने कुछ कहना चाहा, पर हैदर बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर यह समय गुस्से का नहीं। उन्होंने तुमसे मदद मांगी है तो इनकार करना सही नहीं है, और इंसानियत भी यही कहती है। नीता ससुर जी की बातें सुन हैरान सी थी। नीता और उसके ससुर जी को देख सूर्यकांत और वृंदा हैरान से थे, और वृंदा को 5 लाख देते हुए हैदर ने कहा, ये लीजिए 5 लाख, अपने बेटों को जेल से छुड़वा लीजिए। नीता बच्ची है, गुस्से में उसने आपको उल्टा सीधा कह दिया, उसे माफ कर दीजिए। हैदर की बात सुन सूर्यकांत और वृंदा दोनों की नजरें झुक गई। हैदर ने सूर्यकांत से कहा, बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। आज बेटा बेटी दोनों एक समान हैं, दोनों में फर्क करना सही नहीं। जो भी अल्लाह दे उसे दिल से अपनाए, वही उचित है। और हाँ, बच्चों को सही गलत सिखाना माँ बाप का फर्ज है। यदि बच्चे राह भटक जाएं तो उन्हें सही राह माँ बाप को ही दिखाना पड़ती है। मैं आपको आपके बेटों की गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, आगे से उन्हें सही राह पर चलने की सीख दें। अपने मन से शत्रुता की भावना हटा दीजिए और अपने बच्चों के मन में भी इस जहर को मत बोइए। इस दुनिया में प्यार की, सच्चाई की जिद होती है, नफरत की नहीं। हैदर की बात सुन सूर्यकांत का घमंड टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बेटी जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था, जिसे कभी पिता का प्यार नहीं दिया, आज उसने ही मदद की। और उसके ससुराल वाले जिनके साथ उसने बदसलूकी की, उन्होंने उनकी मदद की। आज उसकी शय का ही नतीजा है। जो बेटे गलत राह पर चले गए, वो फुट फुट कर रोने लगा। तब हैदर ने उसे गले से लगा लिया। वृंदा और सूर्यकांत ने नीता से माफी मांगी। हैदर के समझाने पर उसने उन्हें माफ कर दिया। नीता को अपना मायका फिर से मिल गया था। उसके दोनों भाई जेल से आ गए। उन्हें भी अपने किए का पछतावा था कि उसकी मदद उन लोगों ने की जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई। वृंदा और सूर्यकांत बेटों को सुधारने की कोशिश में लग गए। सूर्यकांत जान गया था, औरत पैर की जूती नहीं होती, बल्कि औरत वो नायाब हीरा होती है जो घर को सजाती है, संवारती है और बच्चों को अच्छी परवरिश देती है। इस कहानी में आपको हैदर का किरदार कैसा लगा? यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।